अस्सलाम वालेकुम. आज आपण इयत्ता 9वी पाठ क्रमांक 4 दादू याचा भाग 1 पाहिलेला आहे. आता आपण भाग 2 सुरू करणार आहोत. आणि आपण पाहिलं भाग 1 मध्ये की दादू हा एक नोकर आहे आणि तो एक साधा भोळा माणूस आहे आणि तो साहेबांसाठी त्याच्या बोलण्याआधी सर्व काम करून ठेवायचा. त्या कारणाने तो दादू जो है त्या साहेबांना आईची आठवण येऊ देत नव्हता. आता आपण पुढचा भाग पाहू, पुढचा परिच्छेद घेऊ. दादू पंपाने पाणी काढू लागला की माझ्या मनात येई, या खडकाळ जागेच्या पोटात जसा पाण्याचा झरा आहे त्याप्रमाणे वरून वृक्ष दिसणाऱ्या दादूच्या अंतःकरणातही प्रेमाचा एक गोड झरा आहे. और दादू जब हैंडपंप से, बोरिंग से पानी निकाल रहा था, उस वक्त साहब के मन में आया, दिल में आया कि जैसे ही बोरिंग के अंदर खड़काड़ भाग से, पत्थरों के बीच से जैसे पानी निकलता है, वैसे ही ये जो ऊपर से दिखने वाला शख्स है, इसका दिल में भी एक ऐसा ही मीठा झरना है. दादूने माझी सर्व माहिती केव्हाच काढून घेतली होती, पण स्वतःविषयी मात्र तो फारसा बोलत नसे. और दादू ने उस साहब के बारे में पूरी जानकारी, पूरी मालूमात हासिल कर ली थी, मगर उसने साहब से कुछ नहीं कहा. एक दोनदा रंगात येऊन त्याने आपली थोडीफार माहिती मला सांगितली होती. और एक दो बार ऐसा हुआ कि रंग में आने के बाद उसने जो है अपनी जानकारी साहब को दे दी थी. त्याचा मुलगा माझ्या एवढा होता. सोलापूरला कुठल्याशा गिरणीत तो होता. दादूच्या खेड्यातला जमिनीचा एक तुकडा सावकाराकडे खूप दिवस गहाण पडलेला होता. म्हातारपणामुळे शेती होईनाशी झाली. तेव्हा बायकोला घेऊन तो इथे आला आणि त्याने मुलाला सोलापूरला पाठवले. और साहब के इतना ही दादू को एक लड़का था, और दादू का लड़का सोलापुर की एक गिरनी के अंदर एक कंपनी में काम करता था. और गांव के अंदर दादू का एक जो है ज़मीन का टुकड़ा एक साहूकार के पास गिरवी पड़ा हुआ था. खूब सालों से गिरवी था और बुज़ुर्ग होने की वजह से उस दादू को खेती करते नहीं आ रही थी. इसलिए दादू ने उनके घरवाली को लेकर वो सोलापुर आया था. फार उशिरा झालेला एकुलता एक मुलगा होता तो त्याचा. तुम्ही आई बाप सोलापुरला मुलाकडे का राहत नहीं? और फिर साहब ने कहा कि आपका एकुलता एक लड़का था, आप जो है अपने लड़के के पास क्यों नहीं रहते? ऐसा साहब ने उसे पूछा. म्हणून मी त्याला विचारले. तेव्हा त्याने सांगितले. फिर उसने कहा, आम्ही दोघं सोलापूरला गेलो की तिथं पोराचा खर्च वाढणार, मग तो सावकाराकडली जमीन सोडून कशी घेणार? और हम दोनों अगर सोलापुर बच्चे के पास चले गए तो हमारा भी खर्चा उस पर आएगा, बोझ पड़ेगा और उसका खर्चा बढ़ जाएगा. और फिर खर्च बढ़ने की वजह से
वो जो है साहूकार से अपनी जमीन कैसे छुड़वा पाएगा। बायको इथं कडधान्य विकून 4 पैसे मिळवते और उनकी घरवाली जो है कुछ अनाज बेचकर 4 पैसे मिला लेती थी। सोलापुरात ती काय करणार? सोलापुर में वो क्या करेंगी वहाँ पर जाने के बाद? तिथं मोड खतपात की नाही कोण जाणे। नी सोलापुरात इथल्यासारखी कॉलेज नाहीत, तेव्हा माझ्यासारख्या म्हाताऱ्याला तिथं कोण काम देणार? और वहाँ पर सोलापुर में ऐसे कॉलेज भी नहीं है और मेरे जैसे बुजुर्ग शख्स को वहाँ पर कौन काम देगा? पण मुला वाचून कसं करमते रे तुला? साहब बोलने लगे कि बगैर बच्चे के कैसे आपको अच्छा लगता है? आपका बच्चा वहाँ है, आप यहाँ हैं, आपका दिल कैसे लगता है, कैसे करमता है? न करमायला काय झालं साहेब? तुम्ही नाही का आलंय आई वडिलांना सोडून? तसाच माझा मुलगा मला सोडून गिरनीत गेलाय और नहीं अच्छा लग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप भी तो आपके वालिदैन को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे ही मेरा लड़का जो है हमें छोड़कर सूत गिरनी में काम करने के लिए गया हुआ है। मी तर तुमचं काम करतोय ना सोलापुरात, कोणीच अशीच कोणीतरी म्हातारी त्याला जेवायला घालत असेल और उसने कहा कि मैं कैसा आपका काम कर रहा हूँ, ऐसे ही एखादी कोई बुज़ुर्ग बूढ़ी औरत उसका काम करती होंगी, उसे खाने के लिए देती होंगी। 3 महिन्यात दादूची नी माझी कमीत कमी 3 वर्षाची ओळख आहे असे वाटू लागले और 3 ही महीने के अंदर ऐसा लगने लगा था कि मेरी और दादू की कम से कम 3 साल की जान पहचान है। क्रिकेट जोरात सुरू झाल्यामुळे कित्येकदा रात्री 8 वाजेपर्यंत मी बिराडी येत नसे, पण मला कितीही उशीर झाला तरी ओट्यावर अंधारात दादू माझी वाट पाहत बसलेला असे और क्रिकेट जोरों से शुरू था और बहुत बार ये जो साहब है ये रात में देर से आया करते थे, पर कितना क्यों ना उन्हें वक्त लग जाए फिर भी दादू ओटे पर अंधेरे में बैठकर साहब की राह देखता था। एखाद्या दिवशी मला यायला उशीर झाला नी डब्यातला भात नेऊन गेला। यानी एखाद दिन जैसे आने के लिए उन्हें वक्त हो गया तो डब्बे में जो चावल थे, भात यानी चावल खिचड़ी नेऊन जाने यानी ठंडी होना है ना। हाँ, तर दादू लगेच स्टोव पेटवायला उठे और साहब को देखकर दादू जो है लगेच उठकर बैठता और थंडगार झालेला भात स्टोवर तापवला म्हणून त्याला उणउणीत भाताची गोडी कशी येणार। और वो जो ठंडी हुई खिचड़ी थी, भात था, वो स्टोव पर गरम कर और उणउणीत भाताची गोडी यानी गर्मा गर्म जो है खिचड़ी कैसे अच्छी लगेंगी। पण दादू ने ऊन केलेला तो भात खाताना मला फार गोड वाटे और दादू ने जो गर्म किया हुआ भात था, खिचड़ी थी, वो जो है साहब को बहुत मीठी अच्छी लगने लगी। त्या गोडीचा उगम उन्हात न होता, दादूच्या मनात होता और उस मिठास का जो है जो भात जो खिचड़ी थी वो गरम करने में नहीं थी, उसके दिल में थी। एकर अभी
एका रविवारी दादूची स्वारी क्रिकेटच्या मैदानावर दिसली तेव्हा तर मी थक्कच झालो. और एक बार क्या हुआ कि दादू अचानक क्रिकेट के मैदान पर साहब को नज़र आया और देखकर वो थक्क हो गए, चकित रह गए. रात्री मी त्याला विचारले तेव्हा म्हातारा लाजेने अगदी चूर झाला. और जब साहब ने उसे पूछा कि भाई आप क्रिकेट के मैदान में थे, तो दादू जो है शर्मा गया. पण थोड्या वेळाने त्याने ते कारण सांगितले. आदल्या दिवशी मी फार चांगला खेळलो होतो. दादू सकाळी खानावळीत डबा आणायला गेला तेव्हा तिथल्या विद्यार्थ्यात माझ्या प्रक्रमाच्या गोष्टी चालल्या होत्या. और दादू खानावड़, जहाँ पर टिफ़िन मिलता है उसे खानावड़ कहते हैं. और वहाँ पर जब दादू डब्बा लेने के लिए गया तब उसके एक दिन पहले बच्चों में उसके पराक्रम की जो है बातें चल रही थी. त्या ऐकून दादूला वाटले आपल्या साहेबांच्या खेळाची सारे लोक इतकी स्तुती करतात तेव्हा आपणही तो पाहावा. और हमारे साहब की जो इतने लोग वाहवा करते हैं, तो ये साहब का खेल, क्रिकेट का खेल मुझे भी देखना चाहिए. सप्टेंबरच्या शेवटी आठवड्यात बाहेरगावी एक सामना ठरला. जहागीरदार नावाचा माझ्याच कॉलेजातला एक मित्र आमचा कप्तान होता. माझी फलंदाजी आणि त्याची गोलंदाजी असा धुव्वा उडवला आम्ही दूसऱ्या बाजूचा. और सितंबर के महीने में एक हफ्ते के अंदर बाहर गांव में एक सामना रखा गया था. और जागीरदार नाम का एक जो है उन्हीं के कॉलेज में पढ़ने वाला एक दोस्त था. उसकी गोलंदाजी और इसकी फलंदाजी, यानी एक जो है बॉलिंग में पक्का था और एक जो है बैटिंग में पक्का था. तो इन दोनों ने मिलकर एकदम ज़बरदस्त खेले. परत येताना मी जहागीरदाराच्या गाडीमध्ये बसलो. गाडी हाकणे आणि सामन्याच्या गप्पा मारणे या दोन गोष्टींपैकी अधिक बेफामपणे तो कोणती गोष्ट करत होता हे सांगणे फार कठीण होते. और आते वक्त जागीरदार जो था वो उनके खेले हुए जो सामना खेले थे उन्होंने, उसके बातें करने में इतना मगन था कि उसे दूसरी और कोई बात करना ये जो है मुनासिब ही नहीं थी, कठिन था. बच्चों, आज हम ये पाठ का भाग दूसरा यहाँ पर रोकते हैं और अगली जो है वीडियो के अंदर भाग 3 मैं आपको बताऊंगा. बच्चों बगौर सुनिए. अल्लाह हाफिज़. क्या भाई चड्डी पे